है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वेव नेचर ऑफ मैटर। वेव नेचर ऑफ मैटर, ये अपना नया टॉपिक है। तो अभी तक हमने कहा कि रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर है। वी नो दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम पढ़ के आए हैं अभी तक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब आया था? ये 1905 में आया था। फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रूव्ड दैट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने ये प्रूव कर दिया, प्रूव दैट रेडिएशंस हैव पार्टिकल नेचर। रेडिएशंस हैज पार्टिकल नेचर। तो बच्चे रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर है, ये हमें पता चल गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने ये बात प्रूव भी कर दी है। बायसिमेट्री, डी ब्रॉगली ने एक बात कही। डी ब्रॉगली ने ये डायरेक्टली ये प्रपोज कर दिया बिना किसी प्रूफ के। बच्चे विदाउट एनी प्रूफ डी ब्रॉगली मतलब एक यू कैन से दैट फ्रेंच साइंटिस्ट है। इन 1924 a French scientist अच्छा जिसका नाम था डी ब्रॉगली, इसने बिना किसी प्रूफ के ये बात कह दी कि जैसे कि रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर होता है, रेडिएशन वैसे वेव होती है, बट अगर वेव का पार्टिकल नेचर है तो फिर बच्चे मैटर का यानी पार्टिकल का नेचर भी वेव की तरह हो सकता है। ये इसने उसकी रिवर्स स्टेटमेंट दे दी विदाउट एनी प्रूफ, इसका कोई प्रूफ नहीं है। और ये बाद में ये बात प्रूफ हुई और बहुत बाद में जाके इसको नोबेल प्राइज मिला इस बात के लिए, सिर्फ इस एक स्टेटमेंट के लिए। हालांकि इसने तो ऐसे ही बोल दी थी बात। तो इन 1924 a French scientist D. Broglie proposed that D. Broglie proposed that D. Broglie proposed that just D. Broglie proposed that if radiations, उसने कहा कि अगर रेडिएशन का if radiation can behave as a wave and as a particle behave as a wave and as a particle both, then एक मूविंग पार्टिकल भी, तो उसने कहा देन एक मूविंग पार्टिकल भी जो है वो बिहेव कर सकता है एज अ वेव, वो भी रेडिएशन की तरह। यानी इसकी उल्टी स्टेटमेंट। ऐसा सिर्फ इसने कहा है, प्रूफ नहीं किया, सिर्फ इसने कहा है बच्चे। देन अ पार्टिकल, उसने कहा देन अ पार्टिकल कैन बिहेव कैन ऑल्सो देन अ पार्टिकल कैन ऑल्सो बिहेव as a wave and as a particle both। तो बच्चे ये बात थी जो डी ब्रॉगली ने कही थी, पहले इतना नोट कर लो, ये जरा सी इंट्रोडक्शन है, ठीक है, फिर आगे चलेंगे, इतना नोट कर लो। पार्टिकल नेचर ने प्रूफ कर दिया कि रेडिएशन का सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने प्रूफ कर दिया कि रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर है। तो 1924 में ये जो फ्रेंच साइंटिस्ट है डी ब्रॉगली, इसने कहा बिना प्रूफ के, डायरेक्टली बिना किसी प्रूफ के कहा कि अगर रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर हो सकता है तो पार्टिकल के पास भी रेडिएशन नेचर हो सकता है। यानी पार्टिकल भी बिहेव की तरह, पार्टिकल भी एक वेव की तरह, एक रेडिएशन की तरह बिहेव कर सकती है, दैट इज डायरेक्टली, बिना किसी बात से। तो इसने ये बात कैसे कही? इसने ऑन द सिमेट्री, इसने कहा कि नेचर में सिमेट्री होती है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री इसने डायरेक्ट कह दिया। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, nature has a symmetry. According to D. Broglie, if nature has a symmetry,
अगर नेचर के पास सिमेट्री है तो ऑब्वियसली ऐसा होना ही चाहिए। इफ नेचर हैज सिमेट्री देन a particle can have रेडिएशन कैरेक्टर, ऐसा इसने कहा कि पार्टिकल के पास रेडिएशन कैरेक्टर हो सकता है। तो बच्चे ये एक दो पॉइंट्स हैं, इंट्रोडक्टरी पॉइंट, पहले आप इन्हें नोट कर लो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पढ़ने क्या लगे हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। बिना किसी प्रूफ के, बस इस जरा सी बात पे इसने कह दिया कि सिमेट्री, अगर नेचर सिमेट्रिकल है तो फिर पार्टिकल का भी करेक्टर रेडिएशन जैसा होना चाहिए। ये इसने बिना किसी प्रूफ के कह दिया। और जो चीज बिना किसी प्रूफ के होती है, जिस बात का कोई प्रूफ नहीं होता, उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। और हाइपोथेसिस बिल्ड करना साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बेसिकली, कि पहले हाइपोथेसिस बिल्ड किए जाते हैं, मतलब अपनी सोच के बेसिस पर कोई थ्योरी दी जाती है और देन उस थ्योरी को प्रूफ करते हैं। तो बिना किसी प्रूफ के अगर कोई थ्योरी दी जाए उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रामानुजम का। रामानुजम बहुत बड़े ग्रेट मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने बहुत सारे फॉर्मूलेज दिए हैं बिना प्रूफ के, जो आज तक भी प्रूफ नहीं हो पाए। उन्होंने बिना किसी प्रूफ के डायरेक्टली वो फॉर्मूले लिखते थे, उनको प्रूफ में इंटरेस्ट नहीं था, उनको डायरेक्टली फॉर्मूलेज में इंटरेस्ट था। तो उनके हजारों फॉर्मूले हैं और उनमें से एक फॉर्मूला पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने में बहुत हेल्पफुल है रहा। आज हम जो पाई की वैल्यू यूज करते हैं 3.14, वो भी इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजम के एक फॉर्मूले के बेसिस पर निकाली गई है। तो व्हाट आई मीन टू से, कि ऐसा नहीं है कि हर चीज का प्रूफ हो। तो इसने सिर्फ इतनी बात कही कि नेचर में सिमेट्री है तो पार्टिकल के पास भी रेडिएशन कैरेक्टर होना चाहिए। चलो आओ आगे चलते हैं। तो अब हमारा शुरू हो गया कि मैटर के पास पार्टिकल नेचर है। तो बच्चे क्या है स्टेटमेंट? तो अब आप हेडिंग लगा दो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, बिना किसी प्रूफ के एक स्टेटमेंट इसने दी, जो बाद में सही साबित हो गई एक्सपेरिमेंटली। बाद में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, वो भी हमने पढ़ना इस चैप्टर में, उसका नाम है डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ कर दिया कि पार्टिकल्स के पास भी रेडिएशन कैरेक्टर है। तो क्या कहा बच्चे इसने? अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, लिख लो, ये कई बार स्टेटमेंट आ जाती है एग्जाम में 1 मार्क में। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, इस बार तो सब्जेक्टिव पेपर है तो पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, अ मूविंग पार्टिकल ऑफ मैटर, उसने कहा अ मूविंग पार्टिकल ऑफ मैटर, मूविंग पार्टिकल ऑफ मैटर, जैसे कि बच्चे पार्टिकल का नाम मैं ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये ऐसे पार्टिकल हैं जो हम लोग ले सकते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अ मूविंग पार्टिकल ऑफ मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन has as a wave associated with it, as a wave associated with it। तो बेटा ये है स्टेटमेंट कि अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा तो बेटे मूविंग पार्टिकल का बिहेवियर पार्टिकल की तरह नहीं होगा, उसका बिहेवियर वेव के जैसा होगा, ऐसा इसने कहा। हाउएवर एक बात इसने और बोली, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा। हाउएवर इट इज वेरी डिफिकल्ट to detect, however it is very difficult, हालांकि स्टेटमेंट हो गई बट एक बात पॉइंट आप ये भी याद रखो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट दिस वेव। मतलब एक मूविंग पार्टिकल को एज अ वेव डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट दिस वेव। इसके लिए कंडीशन है, वो देखेंगे।
because the reason being, because in practical situations, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि बच्चे प्रैक्टिकल सिचुएशंस में जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी आती है. However, it is very difficult to detect this wave because in practical situation wavelength जो होती है वेव की वो लार्ज होती है. Wavelength of wave is large and पार्टिकल की जो वेव है, मतलब एक पार्टिकल की जो वेव बनेगी जो उसके साथ वेव एसोसिएटेड है उसकी वेवलेंथ कम है. एंड wave associated with a particle of matter is very small as and wavelength of a wave associated with a particle of matter is very small. तो बच्चे ऐसा नहीं है कि ये बात गलत है, बाद में ये सारी बातें ठीक हो गई हैं. आपने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस याद रखती हैं कि अगर कोई मैटर का पार्टिकल मोशन में है, मूव कर रहा है, तो उसके साथ एक वेव है जो एसोसिएटेड है, यानी उसका नेचर वेव जैसा है. हालांकि प्रैक्टिकल सिचुएशन में इस वेव को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है. द रीजन बीइंग कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में जो वेव की वेवलेंथ है वो बहुत बड़ी है और जिस वेव की ये बात कर रहा है उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, जो प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल से डिटेक्ट हो पाती है. क्या आपको बच्चे मेरी बात समझ आ रही है सबको? यस और नो? हाँ जी. Yes, sir. चलो. इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने वेवलेंथ भी दे दी. डी ब्रॉगली ने कहा कि जो वेव एसोसिएटेड है उसकी वेवलेंथ कितनी है, आओ देखते हैं. पहले ये नोट कर लो बच्चे, पहले ये नोट कर लो. Done, sir. ओके. अब यहाँ पे आपने पहले एक नोट करके लिख लो. डी ब्रॉगली ने कहा नंबर 1, उसने कहा मैटर वेव, उसने इसको नाम दिया मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव. मतलब मैटर की वेव. अब ये क्या चीज है? उसने कहा कि ये जो वेव है, द वेव एसोसिएटेड विद, द वेव, नंबर 1 पॉइंट है नोट में, द वेव एसोसिएटेड विद a particle of matter, the wave associated with a particle of matter is called matter wave. यानी पार्टिकल की जो वेव है उसे मैटर वेव नाम दिया या डी ब्रॉगली वेव नाम दिया. एक ये पॉइंट आप नोट कर लो बच्चे. दूसरा पॉइंट आप नोट कर लो, ये जो वेवलेंथ है इस मैटर वेव की, वेवलेंथ ऑफ दिस मैटर वेव, ये जो इसने कहा वो क्या होती है? वेवलेंथ ऑफ दिस मैटर वेव इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू, वेवलेंथ ऑफ दिस मैटर वेव इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ. इसको बच्चे डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं. और ये वेवलेंथ कितनी है? तो दिस इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी. उसने कहा जो वेवलेंथ है वो एच बाई पी है. मतलब ये फॉर्मूला भी दे दिया उसने वेवलेंथ के लिए बच्चे, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी. उसने कहा कि जो पार्टिकल आप ले रहे हो उसकी वेवलेंथ, जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, जो उसके साथ वेव एसोसिएटेड है, उस वेव की वेवलेंथ होगी एच बाई पी. एच आपको पता है क्या चीज है? एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और पी है बच्चे मोमेंटम. एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं. कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन which is moving, consider an electron which is moving with speed. मान लो बच्चे इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी स्पीड से, मान लो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम है बट हम ले लेते हैं. कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ
ऐसे ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। जस्ट अ मिनट, स्पीड कुछ कंसीडर करें। चलो हमने 10 मीटर पर सेकेंड ले लिया। एक इलेक्ट्रॉन है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। नाउ द वेवलेंथ ऑफ वेव निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग। द वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह काम कर रहा है, वेव जैसा नेचर शो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसकी वेवलेंथ क्या होगी वो निकाल रहे हैं। द वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन is given by lambda is equal to, बच्चे h की वैल्यू h बाय मोमेंटम को लिख सकते हैं m इंटू वी। यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि बच्चे मोमेंटम होता है ना, p होता है मोमेंटम, जिसे मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये हम लोग ले रहे हैं। तो बच्चे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, रफली 9 ले लेते हैं, वैसे होता है 9.1, चलो एग्जैक्टली ले लेते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। एंड बेटा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने ले ली 10, हमने एग्जांपल में ले लिया 10 ले लिया। वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 एंड बच्चे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। आओ इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। इस कैलकुलेशन से आपको आइडिया हो जाएगा कि जो मूविंग पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ कितनी कम है। तो हमारे पास है 6.62, हम लोग डिवाइड करेंगे बच्चे 9.1 से। तो 6.62 को 9.1 से डिवाइड किया तो अपने पास आंसर आएगा बच्चे 0.7274 रफली। ये वैल्यूज को याद नहीं करनी, आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल। इनटू, अच्छा 10⁻34 ही उधर जाएगा, प्लस 31 हो जाएगा, ये बनेगा 10⁻34 प्लस 31। ये पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो देखते हैं कैलकुलेशन के बाद क्या वैल्यू आई। तो बच्चे इसके नीचे आप यहाँ लिख लेना, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। तो अपने पास वेवलेंथ कितनी आई, ये आई बच्चे 0.7274 इंटू 10 की पावर -34 प्लस 31 इज -3, -3 -1 इज -4। अपने पास वैल्यू आ रही है -4। तो बेटा ये बनी 10⁻⁻4। इस वैल्यू को थोड़ा और आगे तक ले जाते हैं, 74725 इंटू 10⁻, तो यहाँ आगे लिख लेना 74725 इंटू 10⁻⁻4 आ गई। तो बेटा वेवलेंथ देखते हैं कितनी आ रही है। ये 4 जीरोज और हैं तो ये और आगे चला गया, पॉइंट और पीछे खिसक गया। अब ये बन गया 1 2 3 4, फिर आएगा 7274 लाइक दिस। ये वैल्यूज आ रही हैं। ये वैल्यू अपने पास मीटर में आई है बच्चे, दिस इज द वैल्यू इन मीटर, दिस इज द वैल्यू इन मीटर, 7274725 मीटर, ये वेवलेंथ आई है। अगर इसको नैनोमीटर में निकालें, 9 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो आएगा बच्चे 7.25 इंटू 10⁻⁻9 मीटर लिख सकते हैं, और 10⁻⁻9 मीटर को बोलते हैं नैनोमीटर। तो आ रही है 7.25 नैनोमीटर। नाउ बेटा जरा देख के देखो कितनी छोटी वेवलेंथ आ रही है, विच इज वेरी वेरी स्मॉल। यानी एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसकी वेवलेंथ देखो कितनी कम आ रही है, तो विच इज वेरी वेरी स्मॉल, विच इज वेरी स्मॉल एंड डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। एक तो ये वेवलेंथ बहुत छोटी है और इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, एंड डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मतलब डी ब्रॉगली ने कहा कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव होती है जो उसके साथ एसोसिएटेड है, लेकिन उसे प्रैक्टिकली हमें क्यों नहीं ऑब्जर्व होता। अब जैसे आप या मैं लोग, हम भी तो सारे मैटर हैं, तो व्हेन वी आर मूविंग
तो हम वेव की तरह बिहेव क्यों नहीं करते? द रीजन बीइंग कि हमारी वेवलेंथ जो प्रैक्टिकल है वो बहुत ज्यादा है, और जो ये वेवलेंथ होती है ये बहुत कम होती है। इसने कहा कि वेवलेंथ बहुत कम होनी चाहिए, तभी एक पार्टिकल जो है वो मैटर की तरह बिहेव कर सकता है। देखो कितनी कम होनी चाहिए, नैनोमीटर तक की होनी चाहिए वेवलेंथ, इस ऑर्डर की होनी चाहिए। नैनोमीटर बहुत कम वैल्यू होती है। क्या बच्चों आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तो बेटा ये जो मैंने एग्जांपल लिया इलेक्ट्रॉन वाला, इट इज जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि कैसे हम लोग मैटर की तरह, हम तो पार्टिकल की तरह, मतलब हम इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं 80 किलोग्राम के, 90 किलोग्राम के, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम है। अगर ये तो बहुत छोटा पार्टिकल लिया, अब आप आइए सोचो कि डिनोमिनेटर में इतने छोटे मास के बाद भी वैल्यू, अब अगर हम लोग हमारा डिनोमिनेटर बढ़ जाए तो ये लैम्डा तो और छोटा हो जाएगा। ये तो इलेक्ट्रॉन का मास लिया जो कि इतना कम है, और हमारा मास इतना ज्यादा है बड़ी बड़ी चीजों का जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में है। यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा मास डालोगे, डिनोमिनेटर में बड़ी मास की वैल्यू डालोगे, डिनोमिनेटर बड़ा तो लैम्डा तो छोटा होना ही है, तो बच्चे वेवलेंथ तो और छोटी हो जाएगी। तो क्या हम लोग वेव की तरह बिहेव कर पाएंगे? तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट बिहेव लाइक वेव अनटिल और अनलेस वैसे हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वेवलेंथ बहुत छोटी है और हमारा मास बहुत ज्यादा है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? बात समझ आई सबको? यस और नो? बेटा क्लियर हो रही है मेरी बातें या नहीं? Yes. रिस्पॉन्स करो। ओके, तो इसे नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हालांकि हम इसके Done, डेरिवेशन sir. भी करेंगे, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन भी करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई बी, ये तो मैंने एक बार के लिए बता दिया कि मैटर वेव वो कह रहा है कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव है जो उसके साथ एसोसिएटेड है, उसकी वेवलेंथ इतनी है, बट ये वेवलेंथ बहुत छोटी होती है और प्रैक्टिकल सिचुएशन में इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। चलो आओ आगे चलते हैं, बच्चे, और फिर अपने ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आज, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है आज, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन आपको मुझे देनी है तो दैट कि आप चैप्टर के लिए तैयार हो पाए। और वैसे भी अभी ये चैप्टर कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही रह गया, मुश्किल से 1-2 टॉपिक है सारे, एंड देन ये कवर हो जाएगा। तो बच्चे हेडिंग लगा दो डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे, यानी मैटर वेव की वेवलेंथ निकालेंगे, इन शॉर्ट बोलें तो बच्चे हमारे टॉपिक का एम क्या है पहले ये जान लेना। हमने वेवलेंथ निकालनी है। एक तो बच्चे हम लोग वेवलेंथ निकालेंगे नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ, एक तो हम लोग लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। बेटा लैम्डा मोमेंटम की टर्म्स में निकालेंगे। नंबर 2 फिर हम लोग लैम्डा निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड नंबर 3 बच्चे फिर हम लोग लैम्डा निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ऐसे भी कह सकते हो, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो आप पहले अपने टॉपिक का एम समझ लो कि हमने करना क्या क्या है। हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे 3 अलग अलग तरीके से, अलग अलग टर्म्स में। पहले मोमेंटम के टर्म्स में जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। दूसरा हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, और तीसरा हम लोग निकालेंगे बच्चे पोटेंशियल के टर्म में। शुरू करें बच्चों, शुरू करें, लिख लो इसको फटाफट पहले। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम वाला, बेसिक तो यही है, यहीं से बाकी 2 निकलेंगे। तो बच्चे हमें पता होता है
फॉर अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर अपने पास कोई रेडिएशन है, फॉर अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, फॉर अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, प्रोपेगेटिंग इन वैक्यूम, फॉर अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, मतलब कोई रेडिएशन है जो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, उसके उसके एक फोटोन की एनर्जी ऑफ इट्स वन फोटोन, एनर्जी ऑफ इट्स वन फोटोन इज E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। ये हमें पता है, एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, तो इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ना बेटा दूसरी हम लोग लिखेंगे, अब ये तो हमने फोटोन ले लिया, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, जो हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, हम एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये भी फोटोन की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज, एनर्जी ऑफ फोटोन इज E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेयर एम क्या है बच्चे, वेयर एम क्या है, एम फोटोन का ही मास है। और बच्चे फोटोन के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर फोटोन रेस्ट पे है तो वो मासलेस है, बट अगर फोटोन मूविंग है तो उसका कुछ मास होता है, और हमें पता है कि फोटोन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट c, फोटोन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है c की स्पीड से, तो उसके पास कुछ मास भी है m, और उसके पास एनर्जी होगी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। हाँ बच्चे दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों ही एनर्जी फोटोन की हैं, तो अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग 1 एंड 2, इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन को, तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चे एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू को हम लोग लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा, बच्चे न्यू को हम लोग लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा, क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, तो यहाँ से लैम्डा निकाल लेंगे, तो बच्चे यहाँ से लैम्डा आएगा एच सी डिवाइडेड बाय एम सी स्क्वायर, और एम सी स्क्वायर से एक सी उड़ जाएगा, इससे इसका स्क्वायर उड़ जाएगा, बच्चे लैम्डा की वैल्यू आएगी एच बाय एम सी, एच बाय एम सी, ये आ गई अपने पास, या बच्चे इसको हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, पी क्या है, फोटोन का मोमेंटम, पी क्या है बच्चे, तो दिस इज लैम्डा, यहाँ पे हो गया, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी आ गया, तो लैम्डा आ गया एच बाई पी, तो यहाँ पे बच्चे जो अपना लैम्डा है दैट इज वेवलेंथ ऑफ फोटोन, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ फोटोन, और पी अपने को पता है इट इज मोमेंटम, इट इज मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये फोटोन का मोमेंटम है। अब ये तो बच्चे फोटोन के लिए निकाला हमने, ये तो हमने फोटोन के लिए निकाला है। फॉर अ मटेरियल पार्टिकल, यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, मोमेंटम ऑफ फोटोन, और बच्चे p जो है दैट इज मोमेंटम ऑफ फोटोन विच इज m इंटू सी। अगर हम किसी मटेरियल पार्टिकल के लिए देखें, फोटोन तो मटेरियल पार्टिकल नहीं है, फॉर अ मटेरियल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, फॉर अ मटेरियल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो बच्चे लैम्डा फिर भी क्या आएगा, h बाई पी आएगा, लेकिन बच्चे यहाँ पर p की वैल्यू होगी मास इंटू वेलोसिटी v, नॉट m इंटू सी, क्योंकि वो तो फोटोन के लिए था m इंटू सी, क्योंकि फोटोन की स्पीड c होती है। बट अगर किसी मटेरियल पार्टिकल की बात करें जैसे इलेक्ट्रॉन की, तो बेटा वो तो लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे टर्म आ जाएगी। हालांकि हमने एक्सप्रेशन जो है फिर से बाय सिमेट्री निकाला है, हमने कहा कि रेडिएशन है, रेडिएशन पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, तो अगर रेडिएशन पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, फोटोन, फोटोन जो है वो पार्टिकल है रेडिएशन का, तो कोई मटेरियल पार्टिकल भी रेडिएशन की तरह बिहेव कर सकता है, इसलिए हमने लिख दिया
कि यही एक्सप्रेशन हम लोग मटेरियल पार्टिकल के लिए लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। एंड बच्चे इस इक्वेशन को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ को आप ऐसे भी कह सकते हो, डी ब्रॉगली इक्वेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो ये अपने पास आ गई बच्चे डी ब्रॉगली इक्वेशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, कोई डाउट किसी को? बच्चे समझ आ गया सबको? से यस और नो? Yes. तो बेटा इसको नोट कर लो फटाफट। तो ये थी अपने पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। हमने जो हमारा फर्स्ट एम था वो हमने पूरा कर लिया, मोमेंटम के टर्म्स में निकाल ली डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हालांकि हमने मटेरियल पार्टिकल के लिए नहीं निकाली, हमने फोटोन के लिए निकाली थी, पर बाद में उसको जनरलाइज कर दिया कि अगर फोटोन के लिए ऐसे आ रही है तो सिमेट्री लगा के हमने कहा मटेरियल पार्टिकल के लिए भी ऐसी आएगी। याद रखना फोटोन मैटर पार्टिकल नहीं है बच्चे, फोटोन तो रेडिएशन एनर्जी का पार्टिकल है। मैटर पार्टिकल मतलब ऐसा पार्टिकल जो मास का पार्टिकल हो। हालांकि मास और एनर्जी इंटरलिंक्ड है, पर फोटोन मटेरियल पार्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रॉन अपने पास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं। बच्चे नोट कर लो यहां तक। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई डाउट हो बेटा? एनीथिंग? किसी को कोई डाउट है? प्लीज आस्क। हो गया सबका डन? रब कर दूं इसे? बेटा सबका हो गया, रब कर दूं? Yes, sir. ओके, बस आज हम इतना ही करेंगे, लेकिन ये जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आया इसकी जरा इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसमें, ये अलग से आप नोट बना लेना। बाकी जो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे नोट बना लो। अपने पास लैम्डा की वैल्यू आ रही है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। जरा देखो ध्यान से, इसमें जो ये लैम्डा है, लैम्डा होती है बच्चे वेवलेंथ। लैम्डा है अपने पास वेवलेंथ। वेवलेंथ किसकी प्रॉपर्टी है? वेवलेंथ बच्चे इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव। ये तो वेव की प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव जो वेवलेंथ है। एंड बच्चे राइट हैंड साइड पे देखो पी अपने पास है मोमेंटम। मोमेंटम किसके यहाँ होता है? मोमेंटम होता है बच्चे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। ये तो पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। यानी ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है लैम्डा इज इक्वल टू h/p, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन है जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को कनेक्ट करती है। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन जो हमने अभी निकाली है वो है क्या? एक्चुअली डी ब्रॉगली इक्वेशन represents a relation between wave nature and particle nature, wave nature and particle nature। तो बच्चे ये चीज आपने नोट में कर लेनी है कि ये जो इक्वेशन है ये कोई ऐसी वैसी इक्वेशन नहीं है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में वेवलेंथ है, राइट हैंड साइड में मोमेंटम है। वेवलेंथ वेव की प्रॉपर्टी है और मोमेंटम पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। So this equation is actually representing the connectivity between a wave and a particle. Yes or no? Is it clear everyone? Yes, sir. तो बच्चे यहीं तक करेंगे, यहाँ तक नोट कर लो सारे। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे इसके बाद। Done, sir. ओके ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास।